हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। आज फिर से हम आपसे मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर आपको बता दें कि सारे के सारे जो हमारे टीचर्स हैं, सब बॉडीज़ हैं, सब बोर्ड के पूरी करेक्शन में जाते हैं, बोर्ड का सारा मैटर अवेलेबल कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहते हैं तो आपको नए नए लेक्चर्स, नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पर डे कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कल तक हमने आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी बातें बताई थी। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, आफ्टर दैट फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ और बने रहिएगा, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए फंडे, नए नए टॉपिक्स इजी लैंग्वेज में मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आपको कल बताया गया था काफी कुछ। तो कितने ग्रुप बताए थे हमने? 18 ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप बताए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये आपके ग्रुप बताए गए थे। पीरियड कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पीरियड थे। इस पीरियड में आपको मैंने बताया था कि ये इतना इस ब्लॉक, इस पॉइंट से 13 to 18 आपका P ब्लॉक, बीच में ये आपका D ब्लॉक और ये आपका F ब्लॉक। ठीक, F ब्लॉक था। इसमें आपको ये एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये आपकी ट्रांजिशन मेटल हैं। ट्रांजिशन मेटल आपको कल बताई थी मैंने। और ये आपके जनरल एलिमेंट्स हैं। और जनरल एलिमेंट्स में लास्ट वाला इनर्ट गैसेस, ये आपका हेलोजेंस, ये आपका चेल्कोजेन और ये आपका निकोजेंस, ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली और ये इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल की बात है। और उसके पहले इस टेबल के बारे में, इसके अबाउट में आपको इतना सब कुछ हमने बताया। लास्ट क्लास में सारी चीजें डिस्कस की थी। और इसके बाद हमने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अबाउट में बताया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको हमने एटॉमिक रेडियाई बताई थी। आफ्टर दैट एटॉमिक रेडियाई बताने के बाद आपको मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। तो इतना सब कुछ बताने के बाद अब जो 3rd नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, वो 3rd नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस पे हम लोग को डिस्कस करना है। 3rd नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस क्या होता है मेरे बच्चों? मैं आपको बता दूं कि जैसे अब एटम है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज तो शो करेगा ही करेगा। तो एटॉमिक रेडियाई आपने देख लिया था। इसके बाद जब एटॉमिक रेडियाई आपने देख लिया, आफ्टर दैट क्या हुआ कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल था। उसमें क्या देखा आपने कि भाई इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कराया जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जिस एनर्जी की नीड होती है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो उसमें एनर्जी क्या हुई है? रिक्वायर्ड हुई है, नीड हुई थी एनर्जी की। अब उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कि कहीं पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी उस एटम की होती है। और दूसरी बात जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी होगी, तो रिपल्सन क्रिएट होगा, उस रिपल्सन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। सपोज करिए आपके पास एटम है क्लोरीन और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और आपको पता है कि इसको आप कुछ ऐसे लिखते हो 287। माय डियर, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो इसने एनर्जी रिलीज की, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, कोई भी एटम हो तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम और न्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल। जब आप किसी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। ठीक, अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और इसका पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन क्या है, इस पे भी जानेंगे हम लोग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर वही जो सब में कॉमन चल रहा है, उस फैक्टर का नाम है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। यू नो चिल्ड्रन वेरी वेल कि जब आप डाउन टू द ग्रुप जाते हो ग्रुप में तो रेडियस आपको बढ़ती है, ठीक, और लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस आपकी डिक्रीज होती है। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। तो कह रहा है कि अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती है। ठीक, और अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जैसा आयनाइजेशन पोटेंशियल का मैटर होता है वैसा ही सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैटर होता है। ये भी फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगला जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है द टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो निगेटिविटी आएगी उसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलेंगे। अब सपोज करिए आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो है HCl। ये आपको पता है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और हाइड्रोजन के पास 1। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो किसकी तरफ बढ़ती है, क्लोरीन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ती है, क्लोरीन की तरफ। ठीक, तो यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। अब HBr ले लीजिए, HI ले लीजिए, ये भी पार्शियल का साइन होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो वो फिर दूसरा मैटर हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब इसी बॉन्ड में रहेंगे। अब जैसे सपोज करिए कि अभी ये अगर बॉन्डिंग शेयरिंग हो रही तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पॉइंट पे, इसका इस पॉइंट पे है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब शिफ्ट होके यहाँ तक पहुंच सकता है, ये उसी की तरफ रहेगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी of an atom to attract a bonding pair of electron when in a compound। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वही फैक्टर, वही सब कुछ जो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल में है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में है, वही फैक्टर, वही वेरिएशन इसमें भी है। आपको वेरिएशन में ज्यादा सोचना नहीं है, वेरिएशन तीनों का सेम होगा। एटॉमिक रेडिएशन रेडियाई का जो वेरिएशन है वो अलग होगा, बाकी सारा का सारा एक जैसा होगा, वही वेरिएशन और वही फैक्टर। तो न्यूक्लियर चार्ज आपको पता ही है
कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर का फोर्स और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इट मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस उतनी ही डिक्रीज होगी, और जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो रेडियाई अपने आप डिक्रीज करेगी, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, रेडियाई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ये आपने सुन रखा है। और सेम केस यहाँ भी है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अपने यहाँ रेडियाई घटेगी, और रेडियाई घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी मोर प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस की भी बात आ गई, तो देखो क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जितना ज्यादा क्लोजर होगा एटम न्यूक्लियस तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला है सील्डिंग। सील्डिंग ये नया फैक्टर है, थोड़ा सा है पीछे का ही लेकिन थोड़ा सा अलग है। सील्डिंग मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, उसको सील्ड रखना। तो लेस सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस, अगर कम से कम सेल्स हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स, सेल्स लेस सील्डिंग मतलब कम से कम यानी लेस रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, आपको कल भी लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था मेटेलिक कैरेक्टर के अबाउट में कि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो बेटा मैंने कहा था आपको, इसमें बना के भी हम दिखाते हैं अभी। ये जैसे हमारे पास है, ठीक, अब सपोज करिए आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक बेटे, ये क्या है? मेटल। ये क्या है? मेटल। इसमें प्रॉपर्टी मेटलॉइड और नॉन मेटल दोनों की है। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी भी है और मेटल की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी है। ये तो मेरे बच्चों प्योर नॉन मेटल है, ठीक। ये भी गैस है, और जब गैस है तो गैस भी क्या होती है? नॉन मेटल। ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये सब क्या है? नॉन मेटल। और ये क्या है आपका? जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोथ आर मेटलॉइड, ठीक। बट ये दोनों, टिन और लेड, ये दोनों के दोनों क्या है? मेटल। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे कि जब ये मेटल है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डाउन टू द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बट लेफ्ट टू राइट जाने पे यही मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। हमने पर्टिकुलर एक ग्रुप की हेल्प से आपको समझाया, एक पीरियड की हेल्प से आपको समझाया, ठीक। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है, उसी के जस्ट अपोजिट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है। और अगर डाउन टू द ग्रुप की बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज कर रहा है, बट मेटेलिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप जाने पे इंक्रीज कर रहा है। ये आपको समझना चाहिए। तो यही आप देखिए मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल्स क्या होती है ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज मोस्टली कंटेन करेंगे NH4+ आयन को छोड़ करके, मोस्टली जितने भी पॉजिटिव आयन कंटेन करेंगे वो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता है बहुत सारी होती है, सोनरस होती है, लस्ट्रस होती हैं, और इनमें डेंसिटी होती है, एक स्पेशल शाइनिंग होती है, बहुत सारी बातें हैं मेटल्स के बारे में, वो फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर केमिकली हम लोग देखें तो सिर्फ मेन प्रॉपर्टी कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं वो यूजुअली मेटल्स ही होती हैं।
तो मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखो जरा आप जानते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज हाउ रेडिली एन एटम कैन लॉस एन इलेक्ट्रॉन, कि कौन सा एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर वो मेटल है तो वो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड, यानी ये उल्टा बोल रहा है, राइट टू लेफ्ट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। वही जो मैंने बताया तो उसका जस्ट अपोजिट ये बोल रहा है कि भाई मैंने लेफ्ट टू राइट बोला और ये क्या बोल रहा है, राइट टू लेफ्ट बोल रहा है कि राइट टू लेफ्ट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। Because the attraction between the valence electron and the nucleus is weaker, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीकर हो जाता है, enabling an easier loss of electron, और इलेक्ट्रॉन बहुत जल्द लूज कर दिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपके मेटेलिक कैरेक्टर की बात हुई ना। आगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लोग देखते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका जस्ट अपोजिट, अभी बताया ना आपको रिसेंटली। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, नॉन मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं वो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक, तो वही है देखिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रिलेट्स टू द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक, उनका। और नॉन मेटेलिक टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीजेस गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, जैसा कि आपको बताया गया है, यहां पे मैंने बताया था आपको कि मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। यानी ये मेटल्स हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, नॉन मेटल इंक्रीज कर रहा है, जबकि इंक्रीज कर रहा है, और जबकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज कर रहा है। कब, लेफ्ट टू राइट जाने। ठीक है, और अगर डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो वही हमने जो बताया था वही आपका लिखा हुआ है। तो ये देखिए, कहा ना नॉन मेटेलिक टेंडेंसी इंक्रीजेस गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। ये हमारी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो गई। अब एक ये जनरल सी टेबल है जिसमें आपको सब कुछ एक उसमें लिखा सीक्वेंस में मिलेगा। एक एक चीज को हम फिर से बताते हैं आपको, ये टेबल की हेल्प से आप समझिए, आपको उतना पीछे का कुछ नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है और इसकी हेल्प से आप तुरंत इजी वे में याद कर लेंगे, कोई टेंशन भी नहीं होने वाली है। आइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन सेल्स यानी सेल नंबर ऑफ सेल, आपको कल परसों जो मतलब लास्ट लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब आप डाउन टू द ग्रुप जाओगे, तो सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। जो सेल्स हैं वो डाउन टू द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेंगी, बट अक्रॉस अ पीरियड रिमेन्स सेम। अक्रॉस अ पीरियड ये सेल्स कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन टू द ग्रुप जाने पे रिमेन्स सेम, एक जैसे रहेंगे। बताया नहीं था कि हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल्स, एक एग्जांपल की हेल्प से हम आपको बताते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, अब देखिए 1 2, 1 2 8 1 2 8 8 1। ठीक, देखिए सेल्स बढ़ रही ना। अब जब सेल्स बढ़ रही तो जाहिर सी बात है क्या है कि सेल्स बढ़ रही, तो आप देख ही रहे हो। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। अगला इसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने कहा था ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती है,
और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो negative, most electronegative elements in the periodic table. डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। तो सीजियम, सीजियम जो होगा, सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर कहेंगे तो कौन होगा? सीजियम। ठीक, तो ये आपकी क्या है? सीजियम की बात है। अगला है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन तो जान लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। डेफिनेशन आपको बताई थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की नीड होगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पे ये इंक्रीज करती है, लेकिन डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। इंक्रीज करने का रीजन आपको बताया था मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डाउन टू द ग्रुप जाने पे यही डिक्रीज करेगी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, अगला आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? आपको बताया था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये भी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है और डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। अगला आता है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर अभी अभी रिसेंटली आपको एक टेबल के एलपीसीसी के जस्ट आगे टेबल बनाई थी, उसमें मैंने समझाया था। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, लेकिन डाउन टू द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है। इसी का जस्ट अपोजिट कौन है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा और डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगा। ठीक, तो ये आपका एक जनरल सा ट्रेंड है जो आपको याद करना आसान है थोड़ा सा। अब इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ नई बातें हम आपको बताते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 होती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। 0 ज्यादा कंसीडर की जाती है, पॉजिटिव कुछ एलिमेंट्स की होती है। क्यों? आपको पता है कि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जब कंप्लीटली फिल्ड है तो वहां इलेक्ट्रॉन ऐड भी नहीं होंगे ना उससे लूज की जाएगी। इट मींस वो जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि आपने जनरल ट्रेंड देखा, लेकिन आपको भी पता है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी उसके साथ साथ होंगे। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मत भूलिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सेप्शन जरूर होगा। अब जब आप एक्सेप्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शन की अगर हम बात करें
तो क्लोरीन और फ्लोरीन, आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि डाउन टू द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, जस्ट अभी आपने पढ़ा। बट मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आप सभी कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, इट मींस आपके अकॉर्डिंग, भाई आपने कहा ना कि डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है, तो इस हिसाब से डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगी, तो सबसे हाईएस्ट जो शो करेगा वो फ्लोरीन करेगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, लेकिन नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन यहां भी आएगा, और वो एक्सेप्शन ये है कि ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द आउटरमोस्ट सेल, electron gain enthalpy, it means electron affinity of fluorine is lower than that of chlorine. It means chlorine अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक? तो ऑप्शन क्या होगा? क्लोरीन। अगर आपसे कहे कि कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, एमसीक्यू स्टैंडर्ड पे पूछेगा, तो आपको उसमें क्लोरीन ऑप्शन लगाना होगा, ठीक है? एक और फैक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, वो फैक्ट ये है कि कुछ जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? यू नो 8 होता है एटॉमिक नंबर, 6 होते हैं आउटर मोस्ट, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब वो 2 गेन करेगा तो आपको पता है कि जब वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो मेरे बच्चों वो नेगेटिव आयन एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि भैया वो एनायन है, उस पे नेगेटिव चार्ज लगा है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है, तो अब आपको एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक? ये दूसरा फैक्ट। कुछ फैक्ट आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के अबाउट में। पहला फैक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस है, आपने कहा डाउन टू द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी, लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज होगी। देखिए मैं हर जगह की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत सारे वेरिएशन है, कुछ है ही नहीं, एक्सेप्शन बहुत है। इवन दैट आपको मैं बता दूं, पी ब्लॉक में भी वेरिएशन है, एस ब्लॉक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब कहीं किसी एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी लगेगी उसको आप कहोगे ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप दूसरा निकालोगे तो कहोगे सर ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक? क्वेश्चन मेरा ये है कि द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, यानी जब आप सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। क्यों? तो जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, मैं फिर से बता देता हूं कि जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। ये आपका दूसरा फैक्ट, इसका फैक्ट था आयनाइजेशन एनर्जी का। हालांकि मैं अभी ये फैक्ट बता रहा हूँ, इससे और भी कई सारे फैक्ट हैं जो आपको 11th स्टैंडर्ड पे पढ़ने को मिलेंगे। अभी 10th स्टैंडर्ड पे अगर हम आपको ज्यादा बताएंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। तो हमारी बातों को इसी तरह से अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। अगर कोई पढ़ाएगा निकल जाएगा, ना कोई एक्सेप्शन पे बात करेगा, क्योंकि वो सोचेगा 10th स्टैंडर्ड है, अरे बेटा नॉलेज ही तो चाहिए आपको, वो तो हम दे ही रहे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो
अब यहीं पे हम लोग बात आयनाइजेशन एनर्जी की कर रहे थे, तो ये इंक्रीज हुई लेफ्ट राइट और डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज हुई। और भी कुछ बातें हम बताते हैं इसके बारे में, मैंने बताई थी। हाँ, एक और बात इसके बारे में रही जा रही कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज्यादा होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। मेरी बात आप समझ गए होंगे क्यों हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अरे भाई, जो ऑलरेडी पहले से ही फुलफिल हो, आप अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही ना। आपको पता है कि नोबल गैसेस का जो सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वो पूरी तरह से फुलफिल है और फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि फुलफिल। ठीक, तो इनर्ट गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक, वो लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते क्योंकि उनको बॉन्डिंग करनी ही नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियाई। तो रेडियाई की जब हम लोग बात करेंगे तो रेडियाई में क्या होगा? रेडियाई में वैसे तो हमने आपको 2-3 डेफिनेशन बताई। एक जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस जो थी वो भी एटॉमिक रेडियाई थी। एक दूसरी कौन सी बताई कि दो सेम सेल, मतलब दो सेम एटम है, उनकी न्यूक्लियस की हाफ डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? एटॉमिक रेडियाई कहोगे। इसी को मैंने कोवेलेंट रेडियाई का नाम भी दिया था। इसी में एक और आती है आयनिक रेडियाई, आयंस की रेडियाई, उसको आयनिक रेडियाई बोलते हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कैटायन बनेगा, और जब वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनायन बनाएगा। अब क्वेश्चन हमारा यही फंस गया कि एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से लार्जर होता है और कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा। ठीक, बात समझ गए? तो जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो प्रोटॉन है वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक, और उसका साइज जो होगा कैटायन का वो थोड़ा सा सिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। उसी जगह पे अगर आप बात करेंगे अपने एनायन की, तो एनायन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो एनायन बनेगा। एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो एनायन में कन्वर्ट होगा। अब एनायन में कन्वर्ट तो हो गया, वो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब भैया इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पहले से भी आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं स्क्रीन पे, वो उनको रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और जब रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को इंटर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से सेल का साइज थोड़ा एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है और कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनके अबाउट में मैंने आपसे बात की। इसी तरह से हम आपको रोज हर एक लेक्चर में कुछ नए नए फैक्ट बताएंगे अबाउट द केमिस्ट्री, आपके नॉलेज के इंक्रीमेंट के लिए। तो हमारे साथ रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, हर टीचर आपको इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं बताएगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय न्यू लेक्चर, एंड हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साउथ सिटी PCMB पे। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।